यह आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार रहे हैं जिनकी रचनाओं में अपने समय, वर्तमान और भविष्य की तमाम संवेदनाओं, मूल्यों और प्रतिमानों की संपूर्ण भावानुभूति मौजूद है। कहानियों का एक युग उनके नाम से जाना जाता है। साहित्यिकी के इस अंक में आइए सुनते हैं एक परिचर्चा, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा, वरिष्ठ लेखक और वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, वरिष्ठ लेखिका और आचार्य प्रोफेसर राज भारद्वाज। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। जो कृषक परिवार में जन्मा था, जिसने जिंदगी भर आर्थिक तंगियां झेली, लेकिन जीवन मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। जो जमीन का आदमी था, आम लोगों के बीच में रहा और आम आदमी की हर तरह की समस्या को जिसने अपने साहित्य के जरिए एक जीवंत दस्तावेज बना दिया। समाज के हर हिस्से में पड़े उपेक्षित लोहे को अपने साहित्यिक स्पर्श से कंचन बना देने वाले तथा कौड़ियों से लेकर बेशकीमती मोतियों तक को एक धागे में पिरोकर साहित्य की सर्वप्रिय जयमाला बनाने वाले हिंदी कथा साहित्य के प्रतीक पुरुष मुंशी प्रेमचंद वास्तव में हिंदी साहित्य की दुनिया के सबसे अनमोल रत्न ही हैं। प्रेमचंद की जयंती पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी हैं, जो वरिष्ठ कथाकार और व दलित चिंतक हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राज भारद्वाज जी, जो वरिष्ठ लेखिका हैं, साहित्यविद हैं और प्रेमचंद पे अच्छी समझ रखती हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा जी हैं, जो वरिष्ठ लेखक, शिक्षाविद और समीक्षक हैं। कवि सुशील शर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है कि धनपत मुंशी प्रेम थे, सब उनके ही नाम, सूर्य सत्य साहित्य के लमही उनका धाम, ईदगाह का बालमन, होरी का संसार, गबन कफन सोजे वतन है उनका समाज आधार। तो प्रेमचंद साहित्य के युग पुरुष के रूप में और खासकर उपन्यास सम्राट के रूप में हमारे सामने आज भी अपनी कृति के माध्यम से उपस्थित हैं। और राज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, हिंदी कथा साहित्य की विकास यात्रा में प्रेमचंद का स्थान सर्वोपरि है, पर क्या यह सच है कि प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी किया? कैसे किया? यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कथा साहित्य जब लिखना शुरू कर रहे हैं 1906 में प्रेमचंद जी, उससे पहले नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र इस भूमिका में आते हैं। जहां वो राष्ट्रीय जागरण की बात करते हैं, वहीं वो समाज सुधार की बात भी करते हैं। इससे पहले का साहित्य या तो राजा पर केंद्रित है या ईश्वर पर केंद्रित है, लेकिन यहाँ आते आते महात्मा गांधी जी का आजादी का आंदोलन तीव्र हो रहा है। वहाँ पर प्रेमचंद ये भी मानते हैं कि आजादी तो जरूरी है, लेकिन आजादी को संभालने के लिए एक आदर्श समाज भी बहुत जरूरी है। तो मजबूत कंधे चाहिए, मजबूत समाज चाहिए। और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मैं संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो प्रेमचंद वही कार्य अपने कथा साहित्य के माध्यम से करते हैं। बिल्कुल, साहित्य को स्वर्ग बनाने की बात यदि प्रेमचंद करते हैं, लेकिन प्रेमचंद का जो जीवन था वह अपने आप में एक बहुत आर्थिक तंगी से गुजरा हुआ। 15 साल में उनकी शादी होती है और उसी आर्थिक तंगी के कारण उनकी पत्नी छोड़कर चली जाती है। 26 साल की उम्र में उनकी दूसरी शादी होती है। और कहीं ना कहीं जो उनका पूरा साहित्य है वह उनकी आत्म पीड़ा को भी दर्शाता है। यदि हम बड़े घर की बेटी को देखें, आनंदी, उनकी माँ का नाम आनंदी, तो देवकीनंदन जी, प्रेमचंद ने जो अपनी रचनाओं में पात्रों का चयन किया है या साहित्य की जो कहते हैं कि एक भूमि को चुना है, वह अपने आसपास से चुना है। और आम आदमी को लेने के पीछे क्या कारण था? प्रेमचंद वास्तव में हिंदी साहित्य में युग परिवर्तन लेकर के आने वाले कलमकार थे। उनसे पहले जो कथा साहित्य हमें मिलता है उसमें कथा विन्यास, पात्र योजना सामाजिक और धरातल से हटी हुई है। लेकिन प्रेमचंद ने जिस जीवन को जिया उसी जीवन को साहित्य में चित्रित किया। इसलिए उनकी जो कथाएं सारी या उपन्यास हैं वो समाज के यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसकी सच्चाई हमारे सामने लाते हैं। चाहे वो
उस समय के समाज सुधार आंदोलन हो, स्वाधीनता संग्राम हो, दहेज की समस्या हो, बेमेल विवाह की बात हो, पराधीनता की पीड़ा हो, लगान और दहेज जैसी चीजें समाज के अंदर एक प्रकार से कष्टकारक हो रही हो, जातिगत भेदभाव हो, विधवा विवाह हो या स्त्री पुरुष समानता की बात हो, आधुनिकता पर भी वो बात करते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियां, उनका सृजन एक कथा साहित्य को नया दिशा देता प्रतीत होता है। वे केवल सामाजिक यथार्थ के कलमकार नहीं हैं, उन्होंने अपने यथार्थ के माध्यम से आदर्शोन्मुख स्थिति को भी हमारे सामने लिया, यानी उनका यथार्थ आदर्शोन्मुख है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक। प्रेमचंद 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं कि साहित्यकार का जो लक्ष्य है केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना न गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। और प्रेमचंद की कहानियों को यदि हम देखें, स्त्री हो या जो आम आदमी हो, उसकी परेशानियों को एक नए रूप में, यथार्थ रूप में और आदर्श से जोड़ते हुए, और खासकर जब उनकी हम दलित कहानियों को लेते हैं तो एक नए अंदाज में हमें दिखाई देती हैं। उससे पहले आम आदमी की पीड़ा बहुत कम दिखाई देती है, यदा कदा दिखाई देती है। शिवराज जी, यदि हम कहें कि प्रेमचंद ने दलित की पीड़ा को बहुत गहराई से अपनी कहानियों में समझाए, तो कहाँ तक ये सही है? ऐसा है आलोक जी, जहाँ से आपने बात शुरू की और प्रश्न खड़ा किया कि प्रेमचंद जी 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षीय भाषण में जो समस्याएं रखते हैं, उसमें वो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि साहित्य कैसा हो, उद्देश्यपूर्ण। जो उनका शीर्षक है उस भाषण का वो ये है कि सौद्देश्य साहित्य। अब सवाल ये उठता है कि फिर उद्देश्य क्या है जी, और वो उद्देश्य निर्भर करता है लेखक की दृष्टि पर कि वो किसको उद्देश्य बनाता है। जिसने भी लिखा आजादी से पहले, कईयों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा, लेकिन प्रेमचंद जो लिख रहे हैं कहानियां, वो ये चित्रित कर रहे हैं कि हमारे समाज में सामाजिक स्थिति है क्या। अस्पृश्यता है, गरीबी है, सामंतवाद का उन्होंने अपनी बहुत सारी कहानियों में चित्रण किया है कि सामंतवाद किस तरह से जो जमींदार है बिल्कुल, वो किस तरह से भूमिहीन का शोषण करता है। और फिर वो पुरोहितवाद है, सदगति कहानी में देख लीजिए कि वो अपने बच्चे की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए ही लकड़ी चीरते चीरते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की जो कट्टरता है और समाज का यथार्थ इतना कटु है, उसको प्रेमचंद सामने लाते हैं। सदगति देख लीजिए, कफन कहानी देख लीजिए, कहते हैं ना कि लेखक परकाया प्रवेश करता जी है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ने जो है ग्रामीण काया में प्रवेश किया। जी, पूरा ग्रामीण भारत जो है वो जिस तरह से प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में उभर कर आता है, वो हमें अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। वो पूरा साहित्य का परिदृश्य बदल देते हैं, लेखकों की धारा बदल देते हैं कि अब इस तरफ देखना है। देखिए, शहरी और ग्रामीण बिल्कुल दो चीजें उनके कई जगह आपको देखेंगे उपन्यासों में मिलेंगी। चाहे गोदान तो सबसे गोदान में बड़ा आप देख लीजिए कि उसमें शहर का भी चित्रण है। और लेकिन देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है अनुभवजन्य, दूसरी चीज होती है आपके ज्ञान से। तो शहर का उन्होंने ज्ञान लिया है, जानकारी हासिल की है कि ऐसा जीवन है, लेकिन अनुभव जो है उनका गांव का है, जो प्रेमचंद के गोदान के पात्रों में दिखाई पड़ रहा है, जो गांव का किसान जी रहा है। बिल्कुल। होरी की कहानी है, या फिर उसके बच्चों की कहानी है, या फिर उसके शोषण की, जिस तरह के सूद ब्याज पर जो ठगी का क्रम है, बहुत सारी महाजनी व्यवस्था की बहुत सारी कहानियों में ये आता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद ने समाज के जो जातीय शोषण है, जिसमें दलितों को उन्होंने लिया है, गरीबों को लिया है, उसको इतना स्पष्ट रख दिया है कि उसका समाधान किए बगैर हमारे आजादी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शायद इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उद्धरण में लिखा है कि पर्दे में कैद और पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा को वे जबरदस्त वकील थे, गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे, उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा निराशा, सुख दुख
और सूझबूझ यदि हमें जानना है तो प्रेमचंद से ज्यादा अच्छा परिचायक कोई नहीं हो सकता। और अभी हमने गोदान की बात की और प्रेमचंद की बात हो और गोदान का जिक्र ना हो, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन राज जी, गोदान तक आते आते प्रेमचंद का जो आदर्श है, ऐसे में जो अभी बात कर रहे थे शिवराज जी कि गोदान में क्या है, ग्रामीण परिवेश है, कृषक वर्ग की समस्या है, किसान को मजदूर बनने की समस्या है, तो जो गोदान भारतीय कृषक समाज का जो त्रासद गाथा है और भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य भी है, और कहा जाता है कि गोदान जैसी रचना अभी तक नहीं हुई। क्या वर्तमान संदर्भ में गोदान उतना ही प्रासंगिक नहीं है? तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? गोदान उत्तर भारत का परिदृश्य हमारे सामने स्पष्ट करता है। भारत को जानना है तो गोदान को यदि पढ़ लिया जाए तो पूरा जो भारत है उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है जी। और आज भी बहुत लोग कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्थितियां बदली हैं, संसाधन बढ़ गए हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आज भी किसान का जीवन सुखद नहीं है। आए दिन जो महाराष्ट्र में या बुंदेलखंड में जहाँ से किसानों की मरने की खबर आती है तो गोदान उतना ही प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल। तो संसाधन तो बढ़े हैं, लेकिन जो लागत मूल्य है उससे ज्यादा क्या उसे मुनाफा हो पाता है किसान को, या आपदा आती है जो वो ऋण लेता है, क्या उसे वो चुकाने में सक्षम हो पाया है? अभी राज जी ने बहुत अच्छे से कहा कि गोदान में क्या है, वास्तविक जीवन की समस्या है। और प्रेमचंद खुद लिखते हैं कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ न लिखूं या कुछ लिख न लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। प्रेमचंद आगे कहते हैं कि जो जहाँ का है यदि वह वहाँ का नहीं है तो जहाँ का नहीं है। और यदि हम इस सबको देखते हैं तो प्रेमचंद की रचनाओं में या उनके पूरे कथा साहित्य में, निबंध को छोड़ रहा हूँ, तो उनमें मानवीय मूल्य के विविध आयाम दिखाई देते हैं, चाहे वो व्यक्तिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ग्रामीण हो, कोई भी मूल्य ले लीजिए, जीवन मूल्य उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। लेकिन बाद के रचनाकारों में वैसा जीवन मूल्य धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि आप ये कहें कि गोदान में जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था वो आदर्श खत्म होता गया, तो उसका कैसा प्रभाव पड़ा है बाद के साहित्यकारों पे? नित्यानंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। साहित्य जो है अपनी राह समय के साथ खुद चुन लेता है। शायद प्रेमचंद का जो साहित्य है वो उस समय का जो समाज की स्थिति थी उसका कहीं ना कहीं वो प्रतिबिंबन है। और जितनी निष्ठा, ईमानदारी और शिद्दत से प्रेमचंद ने अपने समाज और अपने समय को चित्रित किया, शायद हिंदी साहित्य में उसका कोई सानी नजर नहीं आता है। प्रेमचंद, ये सच है कि ग्रामीण जीवन के, कृषक जीवन के महान उद्गाता हैं। उन्होंने बहुत गहराई के साथ उस स्थिति की, उस समाज की पीड़ा को अपने साहित्य में, अपनी कहानियों में, उपन्यासों में चित्रित किया। कहा जाता है कि गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, लेकिन मैं जब प्रेमचंद को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद दलितों के, उपेक्षितों के और असहाय पीड़ितों के ही रचनाकार नहीं है। उनकी रचनाओं में पूरा का पूरा भारत बिल्कुल धड़कता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे दृष्टांत हमें उनके कहानियों में, उनके उपन्यासों में मिलते हैं और वो बताते हैं कि किस तरीके से भारतीयता उनके अंदर गहरे रची बसी थी। जी जी। पहला उपन्यास उनका सेवा सदन है। जी। सेवा सदन की जो नायिका है शांता, ट्रेन में बैठकर अपने ससुराल जा रही होती है। वहां उसको साथ में एक विदेशी लड़की सहयात्री के रूप में मिलती है और वो सवाल करती है कि तुम लोग बिना किसी से प्रेम किए वो शादी कर लेती हो। जी। शायद उस विदेशी लड़की का ये प्रश्न भारतीय विवाह परंपरा के ऊपर एक प्रकार से उसके केंद्र को उद्वेलित कर रहा था। जी जी। अब देखिए, शांता का जवाब जो है वो हमें चौंकाता है। शांता कहती है बहुत शांतिपूर्वक, जैसा कि उसका नाम है, कि हमारे लिए प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म। प्रेम हमारे धर्म के पीछे पीछे चलता है। भारतीय विवाह परंपरा का जो वैशिष्ट्य है या औदात्य है या मूल है वो इस कथन में पूरी तरीके से ध्वनित होता है। धर्म के उंगली थाम करके शांता ही नहीं चलती सेवा सदन में, उनकी पूरी उपन्यास यात्रा में यह प्रवृत्ति हमें अंतिम उपन्यास गोदान में भी मिल जाती है। गोदान का नायक खूरी है, धनिया है, या उसमें एक 16 वर्ष की छोटी सी लड़की है जिसका नाम है सोना। वो अपने होने वाले ससुर के साथ दहेज प्रथा के विरोध में जो वाक्य कहती है वो पूरी की पूरी मानवीय संवेदना और भारतीयता का साक्ष्य है। वो कहती है अपने दहेज लोभी ससुर से कि माँ बाप ने मर मर कर पाला और पोसा, उसका बदला यही है कि वह डूब मरे। शायद जो उसके प्रतिशोध का ये रूप है ये विशुद्ध रूप से भारतीय है। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रेम
का जो एक धर्म होता है, लेकिन प्रेमचंद खुद लिखते हैं हाँ। कि जिससे प्रेम हो गया उससे द्वेष नहीं हो सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्न करे। जहाँ प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वहाँ समझ लीजिए कि प्रेम न था, केवल विषय लालसा थी। और इस विषय लालसा को लेकर यदि हम अभी गोदान की बात कर रहे थे देवकीनंदन जी, गोदान को यदि हम देखते हैं तो मालती और मेहता को आप प्रेम कहेंगे, प्रेम लालसा कहेंगे, हम सोच सकते हैं। और होरी का बेटा गोबर, तो बिल्कुल गोबर को आप देखिए। और प्रेमचंद ने जो पात्र चुने, गोबर, होरी, धनिया, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, रूपा, सोना, यह ग्रामीण परिवेश को, और एक कहे कि हम आज भी कहते हैं सोना है, सोना को हम प्रेम के रूप में भी ले सकते हैं, यह हीरा है। तो जो उनके पात्र हैं ग्रामीण परिवेश के साथ साथ कहीं प्रेम को एक नया रूप देने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। और यही उनका था कि एक ब्राह्मण का प्रेम दलित स्त्री से, तो इसके माध्यम से प्रेमचंद क्या दिखाना चाहते थे, वो प्रेम के किस स्वरूप को दिखाना चाहते थे, या प्रेम को धर्म के रूप में चित्रित करना चाहते थे? जैसे हम कहते ही हैं कि प्रेमचंद एक यथार्थवादी लेखक थे। जी। और कुछ हिस्सा उनका आदर्शोन्मुख भी है, लेकिन यथार्थ उनके असंख्य साहित्य यथार्थ पर आधारित है। तो समाज का और मनुष्य जीवन का यथार्थ यही है कि प्रेम धर्म की, जातियों की पर्दियां तोड़ता है, और वो पर्दियां तोड़ते हुए उनके पात्र दिखाई पड़ते हैं। इसमें प्रेम जो है ऊंची नीची जाति की दीवारों को भी लांघता है, बिल्कुल। और ये उसमें हुआ है। और ये अगर प्रेमचंद नहीं दिखाते तो समाज की सच्चाई सामने नहीं आती। हम अपने समाज में ये देखते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारी कहानियां पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई स्त्री चाहे निम्न जाति की है, तथाकथित निम्न जाति की, उच्च जाति का भी है, जिसमें घटना भी आया है। और दूसरा ये भी है कि उसमें जो दाता के मुंह में हड्डी देने का जो प्रसंग आता है, तो इस तरह के विद्रोह भी ग्रामीण जीवन में, सामाजिक जीवन में दिखाई पड़ते हैं, और ये स्वाभाविकताएं हैं। तो अगर इसका उल्लंघन करते प्रेमचंद, या इसको बाईपास करके कहानी लिखते, तो उसमें बनावटीपन आता। एक लेखक का जो धर्म है और लेखक की जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि जिस परिवेश को चुना है, जिस घटनाक्रम को, इससे जुड़ता हुआ एक छोटा सवाल और ले लूं आपसे, क्योंकि आप बड़े लेखक हैं और आपकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। प्रेमचंद लिखते हैं कि धर्म का मूल तत्व आत्मा की एकता है, और जो आदमी इस तत्व को नहीं समझता वह वेदों और शास्त्रों का पंडित होने पर भी मूर्ख है। जो दुखियों के दुख से दुखी नहीं होता, जो अन्याय को देखकर उत्तेजित नहीं होता, जो समाज में ऊंच नीच, पवित्र और अपवित्र के भेद को बढ़ाता है, वह पंडित होकर भी मूर्ख है। और गोदान में क्या, यदि हम उनकी पूरी कहानियों का एक रेंज देखें, तो कहीं ना कहीं वो शास्त्र से ज्यादा अनुभव को महत्व देना चाहते हैं। देखो ऐसा है लोग जी, जी, ये जो हम किसी को ज्ञान के आधार पर, डिग्री के आधार पर, या धन के आधार पर बड़ा चिन्हित करते हैं, जब हम मनुष्य के रूप में मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ कई पात्र बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप मंत्र कहानी में देखिए जी। और उसमें जो चड्ढा डॉक्टर है उसका चरित्र देखिए, और वो साधारण ग्रामीण जो व्यक्ति है किस तरह से उस बच्चे को बचाने के उपक्रम करता है। और आप देखिए कि कैसे उसकी पत्नी रोकना चाहती है, क्योंकि वो कहती है कि जो लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, जो लोग तुम्हें पूछते नहीं, और उनके लिए तुम इतने विचलित क्यों हो। तो ये दलित पात्रों में आपको बहुत मिलेगा। मैं वीसी वाशिंगटन के जो है आत्मकथा पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया। वो कह रहे हैं कि जब गुलामी प्रथा खत्म हुई तो गुलाम ये कह रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें इस बात की फिक्र है कि हमारे मालिक कैसे जिएंगे, क्योंकि उनको तो खाना उठा के खाने तक की आदत नहीं है, उनको अपने कपड़े साफ करने की आदत नहीं है। तो आजाद कर दिए गए हैं, लेकिन वो रो उनके लिए रहे हैं कि भाई वो कैसे रहेंगे, हमारी जो मालकिन थी उसकी हम सेवा करते थे, वो बिना सेवा के बेचारी कैसे जिएगी। तो यही प्रवृत्ति है कि वो जो बेचारा मंत्र कहानी में वो आ रहा है, वो सोच रहा है कि उसका बच्चा मैं बचा सकता हूँ, बेशक मेरे साथ कुछ भी व्यवहार किया हो। तो जो मनुष्य होने का मानवीय गुण है, वो ये जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखों में या बहुत धनी लोगों में होगा, या ये ऊंची नीची जाति में होगा। ये मनुष्यता पात्र विशेष का गुण होगा। बिल्कुल बिल्कुल राज जी, संवेदनशीलता सबसे प्रमुख तत्व है किसी भी कहानी की और मनुष्य की। थोड़ा सा आपसे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। प्रेमचंद लिखते हैं कि पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता, वही पशुता उसे पुरुष भी बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से पीछे है,
जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। जाएगी। अब चूंकि आज हमने लिया है दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, उनकी प्रमुख कहानी है जिसमें कहानी का जो नायक है वो दिलफिगार है और सौंदर्य की देवी यानी मलका जो है, दिलफरेब जो कहानी की नायिका है, वह उससे प्रेम करता है और दिलफरेब उसके सामने शर्त रखती है कि अगर वह उसके लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाकर दे देगा तो वो उससे प्रेम करेगी। अब ये पुरुष से स्त्री होना कहीं ना कहीं इस कहानी में या आज वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि क्या पुरुष को स्त्री होना चाहिए? आप जिस पुरुष के स्त्री होने की जो बात कर रहे हैं ये वास्तव में सहृदयता है। जी ये कोई जेंडर चेंज होने की बात नहीं है। नहीं, मैं भी ये सहृदयता की मनुष्यता, बात- मैं वही बात जी, जी, कह रही हूँ जी, जी। कि ये है सहृदयता। और प्रेमचंद और भी जगह कहते हैं कि जब स्त्री में पुरुष के गुण आ जाते हैं और हाँ, तो जब जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है। तो ये देवत्व की जो बात है वो मानवीय गुणों की बात है। तो पुरुष में थोड़ा सा अहंकार, क्रोध शायद थोड़ा ज्यादा होता है। तो जब प्रेमचंद कहानियां लिख रहे हैं बूढ़ी काकी या बड़े घर की बेटी जब लिख रहे हैं तो वो जो स्त्री है, स्त्री की जो सहृदयता है वही सामने आती है। आनंदी अपनी सहृदयता से, अपने बड़े दिल के कारण, प्रेम के कारण वह बड़ी बन जाती है। और ठीक बूढ़ी काकी में भी कहीं ना कहीं वो जो स्त्री है बूढ़ी काकी को झूठे पत्तल खाते हुए देखकर पिघल जाती है। तो स्त्री का जो ममत्व है, जो प्रेम है, वो पुरुष से कहीं थोड़ा ज्यादा है। और पुरुष जिस दिन उस प्रेम को, सहृदयता को और ज्यादा अंगीकार कर लेता है तो निश्चित तौर पर वो बड़ा बन जाता है। और आज बहुत जरूरत है क्योंकि स्त्रियां बहुत समय से महसूस करती हैं कि उनका किसी स्तर पर परिवार में कहीं शोषण होता रहा है, लेकिन आज पुरुष काफी हद तक स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं और वो उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल, भावनाओं की कद्र करना, और बिना भावना के कद्र के कोई भी साहित्यकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। और यदि हम प्रेमचंद की साहित्य की बात करें, चाहे वो निबंध भी हो, उसमें भावना प्रमुख है और उसी भावना को लेकर उन्होंने अपने साहित्य की रचना करने की पूरी तरह से कोशिश की है। अब यदि हम बड़े घर की बेटी को लें, छोटी सी बात है जी, दोनों का परिवेश अलग है और परिवेश अलग होने के कारण थोड़ी सी सोच भी अलग है। आनंदी बड़े घर की है और आनंदी का देवर से जो एक टकराव होता है, आपको नहीं लगता कि वह टकराव आज भी गांव में या यूं तो आप शहरों में भी दिखाई देता है? राज्य की बात पर मुझे एक याद आ रही थी गवन उपन्यास की जलापा, जो बचपन में गहनों के लिए कितनी लालची है और वही बालिका राष्ट्र नायिका के पद पर आ जाती है जब अपने पति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो घरों में झूठे बर्तन आदि मांझ करके सेवा का कार्य करती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रेमचंद के पात्र गांधी मार्ग पर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रेमचंद ने हर स्थान पर, हर जगह, हर परिस्थिति में केवल उसका यथार्थी नहीं आकर, मैं फिर उसी बात को कहूंगा, उन्होंने हमें एक राह भी दिखाई है। छोटा सा दृष्टांत में एक रंगभूमि का भी कोट करना चाहूंगा, सूरदास का। सूरदास जो अंधा भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, केवल एक परती जमीन है पुरखों की। उसे बचाने के लिए वो बहुत संघर्ष करता है। उसकी केवल एक ही लालसा है कि किसी न तरीके से, किसी प्रकार हमारी ये पुरखों की जो जमीन है वो बची रहे और मैं उसको कहीं खत्म ना होने दूं। तो उसका ये जो पूरा का पूरा प्रयास है, उस पूरे प्रयास में कहीं भी वो ना तो अपना धैर्य खोता है, क्षमा, सत्य आदि के साथ अपने व्यवहार को बना के रखता है। और गांधीवादी वाली बात पे भी मैं कह रहा था, मृत्यु के वक्त जो वो वाक्य कहता है वो सारे के सारे मतलब पूरे साहित्य जगत को ही एक प्रकार का दिशा निर्देश देता है। जब उसकी मृत्यु हो रही होती है तो लोग तालियां बजा के हंसते हैं, तब वो कहता है, चलो चलो तुम जीते में हारा पर तालियां क्यों बजा, यह तो जीतने का धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है हमारी पीठ ठोकना। शायद प्रेमचंद की मानवीय संवेदना, पूरे समाज की संवेदना और एक मानवता का भाव इस स्थान पर आकर के घनीभूत हो जाता है, पाठक को द्रवित करता है और हमें सोचने के लिए विवश करता है। प्रेमचंद की लेखनी, प्रेमचंद की जो चिंतना है, जो उनकी प्रस्तुतियां है, वो पूरे के पूरे मानवतावाद के इर्द गिर्द घूमती है। और स्वराज जी, आपसे अंतिम सवाल मैं लेना चाहता हूँ जी कि ईदगाह केवल बाल मनोविज्ञान की कहानी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईदगाह के माध्यम से प्रेमचंद बहुत कुछ बताना चाहते हैं। उसी तरह प्रेमचंद पंच परमेश्वर के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो
बाजारवाद है जी और आवश्यकता जो है वो पैदा करके उत्पादन को बेचा जाता है, जी उस पर बहुत कड़ा व्यंग है। और चिमटा की कहानी जी वो ये बताती है कि हमको जो जरूरत है तो उसी पर हमें केंद्रित होना है। वो अपनी दादी के लिए चिमटा महत्वपूर्ण समझता है, बाकी चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और इसी दृष्टि से आप देखेंगे कि जैसे आपने ये बात कही प्रेमचंद प्रासंगिक क्यों हैं, उसमें मुझे ये कहना है कि इससे हम साहित्य का दुर्भाग्य कहेंगे कि प्रेमचंद का साहित्य प्रासंगिक है। आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि प्रेमचंद ने जो चित्रण किया है किसान का, अगर किसान की वही दशा आज तक है तभी तो आप कहेंगे कि प्रासंगिक है। तो वो अच्छी दशा तो थी नहीं। जी जी इसका मतलब है कि वो दशा बदलनी चाहिए, सुधार होना चाहिए और वो अप्रासंगिक हो जाएं और इतिहास हो जाएं, तो हमारे लिए ये सफलता की बात होगी। साहित्य ने प्रगति की, प्रेमचंद का उद्देश्य पूरा हुआ। कोई भी ऐसी रचना कि जो दुख और तकलीफ, शोषण, दमन, अन्याय को लेकर आती है और वो स्थितियां बनी रहती हैं जिसकी वजह से उसे प्रासंगिक कहा जाता है, तो ये कोई उपलब्धि या प्रसन्नता का विषय नहीं है। प्रसन्नता का विषय ये होगा कि वो अप्रासंगिक हो जाए, इतिहास हो जाए। अमर तो वो रहेगी इतिहास में, लेकिन उसकी प्रासंगिकता बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और डॉक्टर दशरथ की पंक्ति के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा कि सन 1880 लमही सुंदर ग्राम, प्रेमचंद को जन्म भयो, हिंदी साहित्य काम, परमेश्वर पंचन बसे, प्रेमचंद कही बात, हल्कू कंबल बिन मरे वही पूछती रात, सिलिया को भरमाए के पंडित करता पाप, धर्म ज्ञान की आर में मन मानी चुपचाप, बेटी बुधिया मर गई कफन न पायो अंग, घीसू माधु झूमते मधुशाला के संग, होरी धुनिया मर गए कर न सके गोदान, जीवन भर मेहनत करी प्रेमचंद वरदान, मुन्नी तो तरसत रही आभूषण नहीं पाई, झुनिया गोबर घूमते बिना शिक्षा के माही, बेटी निर्मला कह रही कन्या दीजिए मेल, जीवन भर को मरण है ब्याह होत बेमेल, पंच बसे परमात्मा खाला लिए बुलाए, सिख जुमन देखते अलगू करत न्याय। और सच में प्रेमचंद की सारी रचनाएं दुनिया के अनमोल रत्नों में से एक है और इसी कारण वो लेखक दुनिया के सबसे अनमोल रत्नों में से एक हैं। आप तीनों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका भी। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा, वरिष्ठ लेखक और वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन, वरिष्ठ लेखिका और आचार्य प्रोफेसर राज भारद्वाज। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ लेखक, पत्रकार और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद। प्रस्तुतकर्ता मधुलिका श्रीवास्तव।